माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टीज़ और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस लेक्चर में हम सिर्फ आपको मेटल और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल्स के बारे में बताएंगे। लेक्चर वाइज आप इस चैप्टर को पूरा प्रॉपर देखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे आपको कंटेंट इसी सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या हैं, और मेटल को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। यह लेक्चर सिर्फ मेटल और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बनाया जा रहा है। केमिस्ट्री कैरियर चैनल पर आप इसको देख पा रहे हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर एग्जैक्टली मेटल की डिफिनेशंस के बारे में बात करें तो मेटल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेटल क्या होते हैं। तो जो आपकी बुक्स में कहीं कहीं पे मेंशन होता है कि मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मेटल वो होते हैं जिनमें मैलिएबिलिटी होती है, यानी इनको शीट्स में बनाया जा सकता है, या डक्टिलिटी होती है, सोनरस होते हैं। ये सब चीज़ें मेटल्स के बारे में बताई जाती हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर डिफिनेशंस की बात करें कि ऐसे एटम्स, ऐसे मटेरियल जिनकी लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जनरली मेटल्स बोले जाते हैं। यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और उसमें लास्ट में 1, 2, 3 आता है, तो वो डेफिनेटली मेटल होगा। एक दो एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, जैसे हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसको हम मेटल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। हीलियम की लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम उसको भी मेटल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। या हम बोरान कहें, बोरान की लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हम इसको मेटल की कैटेगरी में नहीं रखते। लेकिन और बाकी कोई भी एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो उसकी अगर लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मेटल की कैटेगरी में जाएगा। सपोज़ कीजिए हम लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, और लिथियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आएगा 2, 1, लास्ट में 1 आया है, तो लिथियम एक मेटल कैटेगरी में जाएगा। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आएगा 2, 8, 2, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी मेटल की कैटेगरी में जाएगा। उसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 2, 8, 3, और इसकी लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी मेटल होगा। और आप कोई भी मेटल के बारे में अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो जनरली मेटल में जाएंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम में लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भी वो मेटल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। लेकिन जिनमें लास्ट में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल नहीं होंगे। मान लीजिए कि हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 8, 7, तो लास्ट में 7 आया है, 7 आया है, तो ये मेटल नहीं होगा, ये नॉन मेटल होगा। सबसे पहले तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि सब्सटेंस विच कंटेन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल दैट विल बी कॉल्ड मेटल, एंड जनरली दे फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो भी हैं मेटल्स, जो भी हैं, जनरली अपने से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, निकालते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, 2, 8, 1 होगा, ये मेटल होगा। और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद, यानी सोडियम पॉजिटिव 2, 8 बनाएगा। यानी कि कोई भी मेटल है तो अपने से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, निकाल सकता है, और वो पॉजिटिव आयन बनाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वो एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज करता है। कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम 20 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 2, 8, 2, लास्ट में 2 आया है, यानी कि ये मेटल है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, 1 और 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या कन्फिग्रेशन करेगा, 2, 8, 8। जब भी मेटल अपने से इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, निकालते हैं, तो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और साथ साथ वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल बनाते हैं, लास्ट में 8 करने की कोशिश करते हैं। और यही रीज़न है
कि मेटल लूज़ करने के बाद ही, पॉजिटिव आयन बनाने के बाद अपने को ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे अर्थ के आसपास या एटमॉस्फेयर में या अर्थ क्रस्ट में बहुत तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं। उसमें कुछ मेटल्स भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं और कई कंपाउंड हैं, मिक्सचर के फॉर्म में भी हैं। तो हम अगर बात करें कि अर्थ क्रस्ट में कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल जो है वो एल्यूमिनियम है और इसकी क्वांटिटी पूरे अर्थ का जो कंटेंट है उसका 7% से 8% के बीच में हो सकता है। ये ऐसा एलिमेंट है, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट दैट विल बी कॉल्ड एल्यूमिनियम। और सेकेंड नंबर पे अगर बोले कि इसके बाद कौन सा मेटल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, तो वो है आयरन। यानी आयरन 2 नंबर पे है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5% कंटेंट अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो स्टूडेंट ये पूछा जा सकता है, इसी वजह से ज़्यादातर चीज़ें अर्थ से हम निकालते हैं तो एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला अर्थ क्रस्ट में मटेरियल जो है वो एल्यूमिनियम है। और इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट के फॉर्म में मेटल्स भी और भी पाए जाते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे डिक्रीज करती चली जाती है। अर्थ क्रस्ट में सारे एलिमेंट जो भी पाए गए हैं वो अर्थ से ही पाए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल एल्युमिनियम है। 2 नंबर पे आयरन आएगा, फिर कैल्शियम आएगा और ऐसे धीरे धीरे करके क्वांटिटी डिक्रीज करती चली जाती है। गोल्ड भी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, प्लेटिनम भी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, लेकिन इनकी क्वांटिटी अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मेटल्स के, तो जैसे एक तो आपका सोडियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, जिंक मेटल है, बेरियम मेटल है, प्लेटिनम मेटल है, गोल्ड AU से इंडिकेट करते हैं, टंगस्टन मेटल है, टिन मेटल है और बहुत सारे ज़्यादा नंबर्स जो हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में मेटल के ही हैं। नॉन मेटल्स की क्वांटिटी बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स, हमें मेटल और उनके यूज़, उनकी एप्लीकेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो हम फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। फिज़िकली यानी कि जो देखने में कैसे दिखते हैं या एक्सटर्नली वो कैसे हमको क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उनसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम बोलते हैं। जैसे कि आप देखने से कोई मेटल को देखेंगे तो वो शाइन कर रहा होगा अगर प्योर है वो तो बात अलग है कि अगर इम्प्योरिटी की वजह से उसके ऊपर कोई लेयर आ गई है जिसकी वजह से उसकी शाइनिंग चली गई, वो मैटर नहीं करता। लेकिन मोस्टली मेटल अगर जो प्योर कंडीशन में होते हैं तो उनमें शाइन होती है, चमक होती है, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट्स को। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि वो शाइनी नेचर के होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी उसकी यही कह सकते हैं, शाइनी इन नेचर, शाइनी इन नेचर। दूसरी की अगर बात करें हम, तो दूसरी प्रॉपर्टी उसकी अगर हम देखते हैं तो सोनोरस होते हैं। सोनोरस, उन पे अगर कोई हम स्ट्राइक करते हैं, कोई दूसरे मेटल से टकराते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक अलग सा साउंड होता है, उसे हम सोनोरिटी बोलते हैं। और हर मेटल में एक साउंड अलग अलग होता है। अगर आप कोई एक कॉइन ज़मीन में गिरता है तो उसका साउंड अलग होता है, अगर स्टील की प्लेट अलग नीचे गिरती है तो उसका साउंड अलग होता है। तो हर मेटल का साउंड अलग होता है और सारे ही मेटल अगर हम कोई एक लकड़ी के टुकड़े को नीचे गिराएंगे या प्लास्टिक के टुकड़े को गिराएंगे, साउंड उसमें भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसमें जो एक वाइब्रेशन होगा वो बहुत कम होगा, जिसकी वजह से वो हमको सोनोरस कम सुनाई देगा। तो मेटल्स जनरली सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उनको उनके साउंड से भी पहचाना जा सकता है कि ये कौन सा मेटल। अगर एग्जैक्टली हम देखेंगे तो अलग अलग मेटल्स के गिरने से या साउंड प्रोड्यूस करने से उनके साउंड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नंबर 3 होता है डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल इन नेचर यानी कि इनको अगर हम स्ट्रेच करें, खींचें कोई मेटल को, यानी हल्का सा हीट करके, मेल्ट करा के या उसे खींचेंगे तो वो एक लंबे वायर के फॉर्म में ले लेंगे, वो आसानी से ब्रेक नहीं होंगे। ये इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं, यानी सारे ही मेटल को हम खींच करके, स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं
कि जो डक्टाइल नहीं होते, जैसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जिंक जैसे डक्टाइल नहीं होता, जिंक इज नॉट डक्टाइल। जिंक को अगर आप खींचते हैं तो ब्रेक कर जाता है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जिंक इज नॉट डक्टाइल, अदर मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। नंबर 4 आपका आता है मैलिएबिलिटी या मैलिएबल, यानी मोस्टली मेटल्स जो हैं मैलिएबल हैं, उसमें भी जिंक को छोड़ दीजिए। जिंक को अगर आप हैमरिंग करेंगे, पीटेंगे जिंक के पीस को, तो वो ब्रेक कर जाएगा, क्रैक कर जाएगा, वो शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। मैलिएबिलिटी का मतलब है कि अगर आप उसको हीट कर पीटते हैं, हैमर करते हैं या किसी चीज़ से बार बार उस पर स्ट्राइक करते हैं, तो वो पतले होते चले जाते हैं और फैलते चले जाते हैं, उनकी थिकनेस कम होती जाती है और एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को मेटल की हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मोस्टली सारे मेटल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन कुछ मेटल को छोड़ दीजिए। जैसे कुछ मेटल तो एक दो मेटल जैसे मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जिंक को बात करेंगे तो जिंक जो है ब्रिटिल होता है, वो अगर आप ब्रेक करेंगे, उसमें मारेंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा। तो एक दो मेटल ही ऐसे हैं जो मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं और बाकी सारे के सारे मैलिएबल होते हैं और उनकी शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। नंबर 5 होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें हीट कंडक्ट होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। हीट कंडक्ट करने का मीनिंग क्या है कि सपोज़ कीजिए कि आप एक कोई रॉड लेते हैं और उसका एक एंड हाथ में पकड़ते हैं और दूसरा एंड आप फायर के ऊपर ले जाते हैं। मान लीजिए ये स्टिक ली है आपने, किसी मेटल की ली है आपने, और इसको आपने इस ए साइड से हैंड से पकड़ा हुआ है और बी साइड से आप इसको एक फ्लेम के ऊपर ले जा रहे हैं। बी साइड जो है आपका फ्लेम पे रखा है, तो थोड़ी देर के बाद ये आप बी साइड पे तो आपका फ्लेम टच कर रहा है, बी साइड हीट अप हो रहा है, ए साइड पे कोई फ्लेम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके पास भी ये हीट अप हो जाएगा, यानी हीट इधर से इधर की तरफ आपके हैंड की तरफ चलती रहेगी। क्यों चल रही है? क्योंकि ये मेटल है और मेटल में हीट कंडक्ट कर सकती है। सिमिलरली जैसे हमने बताया हीट कंडक्ट कर सकती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी मेटल्स में कंडक्ट कर सकती है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि मेटल की लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं। अलग अलग मेटल में ये कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है सबसे ज़्यादा सिल्वर में अच्छी तरह से कंडक्ट हो सकती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है उसका नेचर, दैट्स मीन हार्ड इन नेचर, सॉलिड इन स्टेट, दैट्स मीन हार्ड एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि मोस्टली मेटल्स जो हैं हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कॉपर को आप देखेंगे रूम पे रखा हुआ तो सॉलिड स्टेट में ही होगा, आयरन को भी देखेंगे तो सॉलिड में होगा, एल्युमिनियम भी सॉलिड होगा, गोल्ड भी सॉलिड होगा, सिल्वर भी सॉलिड होगा। कुछ ही ऐसे मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो सकते हैं। जैसे एक मरकरी की बात करें तो मरकरी, जिसे हम हाइड्रोगायरम बोलते हैं, Hg उसका सिंबल होता है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विच मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन उसके साथ अगर हम कुछ और मेटल की बात करें जो कि रूम टेम्परेचर पे बहुत हार्ड नहीं होते हैं, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ जाए या हम उसे कोशिश करें हाथ में लेने की तो वो
लिक्विड में चेंज होने लगते हैं, यानी कि उनकी हार्डनेस कम होती है। जिसमें आपका गैलियम आता है। गैलियम जो है ऐसे तो जनरली हार्ड होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से अगर वो हाथ में थोड़ी देर रखा जाता है तो बॉडी की हीट लेकर के ही मेल्ट होने लगता है। उसी तरह से सोडियम की बात करें तो सोडियम भी बहुत हार्ड नहीं होता, ये भी जो है ओपन अगर रखते हैं, थोड़ा सा सनलाइट मिलती है या एयर मिलती है तो वो मेल्ट करने लगता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की कैटेगरी हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी जनरली मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट करते हैं और उसके बाद और ज़्यादा टेम्परेचर पे वो अपने बॉयल करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन कुछ मेटल, यहाँ पे भी एक्सेप्शन हम लेंगे, मरकरी, गैलियम, सीजियम, मरकरी, गैलियम, सीजियम, ये जो हैं ये इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं। मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। गैलियम का भी हमने बताया आपको कि गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 30 होता है। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है 28 डिग्री सेल्सियस होता है। और इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि ये आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं जिन्हें हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। मेटेलिक बॉन्ड होने की वजह से मेटल्स आपस में एक बॉन्ड बना देते हैं और कुछ ही मेटल हैं जो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते, जिनसे उनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं। अगर हम सबसे हार्ड मेटल की बात करें तो क्रोमियम, टंगस्टन, ये सारे मेटल्स में सबसे हार्ड की कैटेगरी के उसमें होते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि बॉन्ड बना सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, देखिए कोई भी मेटल है उसके लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो थोड़ी एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं और पॉजिटिव आयन बना देते हैं। हर मेटल अलग अलग एनर्जी लेकर के अलग अलग अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। अगर सोडियम की बात करें, सोडियम के पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो बहुत आसानी के साथ इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और सोडियम पॉजिटिव आयन बना देता है। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो उसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो, अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम की लास्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पोटेशियम आयन बना देगा, के पॉजिटिव बना देगा और उसके लास्ट में फिर 2, 8, 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स दोनों की लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन सोडियम और पोटेशियम की अगर हम बात करें तो सोडियम और पोटेशियम में कौन आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, तो हमको पता चलता है कि पोटेशियम ज़्यादा आसानी के साथ में कम एनर्जी लेकर के और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाएगा। इसी बात को हम लोग की क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी हर मेटल जो है अलग अलग अमाउंट में एनर्जी को कंज्यूम करके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है। जिसमें जितने लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और उसको उतने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज़ कैल्शियम अगर लेते हैं तो कैल्शियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले निकालेगा तो 1 बचेगा, फिर 1 और निकालेगा, तो इसको 2 बार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और ये पॉजिटिव आयन बनाने पे ज़्यादा एनर्जी को लॉस करेगा, तब ये जाके 2, 8, 8 बनाएगा और इसी बात से उसकी रिएक्टिविटी भी डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स आगे आने वाले लेक्चर में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। जब तक आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। गुड बाय, थैंक यू।